हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। सबसे पहले मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं ये शांति के नोट से डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर शांति का नोट्स साइंस लिखा होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और ये लेसन 4, लेसन 5 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो गाइज आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि जो मशीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मशीन होते हैं वो 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला उत्तोलक या लीवर के सिद्धांत पर आधारित मशीन एंड दूसरा नट तल के सिद्धांत पर बनी मशीन। फ्रेंड्स, हमने उत्तोलक बहुत ही अच्छे से लघु उत्तरीय प्रश्न में डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप कि आपको याद होंगे। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि वेग अनुपात किसे कहते हैं। वेग अनुपात किसे कहते हैं तो किसी की आयाम यानी एफर्ट, आयाम मतलब होता है किसी पे बल लगाना, ठीक है। यानी किसी की आयाम यानी किसी के एफर्ट द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ यानी लोड द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को बेगा अनुपात कहते हैं। यानी सिंपल अगर हम कहें यहाँ बेगा अनुपात किसे कहते हैं तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बल के द्वारा किसी बोझ को ले जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेगा अनुपात कहते हैं। तो आप साइंस के लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हो, किसी के आयाम द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम बेगा अनुपात कहते हैं। तीसरा जो प्रश्न है कि यांत्रिक लाभ से क्या तात्पर्य है। यांत्रिक लाभ से क्या तात्पर्य है, उठाए गए बोझा तथा लगाए हुए बल की निष्पत्ति को यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी कोई भी बल या आप कह सकते हो कोई भी उठाया गया जो बोझ होता है या बल लगाए होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। अगला 4th प्रश्न है कि पहिया से आपका क्या तात्पर्य है। पहिया आखिरकार है क्या। तो पहिया क्या है, एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह क्या होता है, यह गोल होता है। तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो सकता है पहिया क्या है। तो पहिया जो है वो एक सरल प्रकार का मशीन है जिस पे भारी वस्तुओं को बहुत ही आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और ये कैसा होता है, तो यह गोल होता है। अगला आपका प्रश्न है कि सरल मशीनें कितनी प्रकार की होती हैं। तो जो सरल मशीनें होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। हमने डिस्कस भी किया था बहुत ही अच्छे से सरल मशीन, जिसमें हमने उत्तोलक डिस्कस किया था, है ना। आई होप कि आपको याद होंगे। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक को उदाहरण सहित समझाइए, जो कि फ्रेंड्स हमने चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से डिस्कस किया था। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक जो होता है यानी जिन उत्तोलकों में आयाम, ठीक है, यानी जो बल होता है, आयाम को हम बल कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आयाम हो गया, ठीक है, इसको जानना चाहिए। यानी आयाम और भार के मध्य में आलम्ब होता है तो वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं, ठीक है। आयाम यानी एफर्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, आपका जो कैंची होता है, ठीक है, जो कैंची होता है हमने बहुत ही अच्छे से फिगर के थ्रू समझा था। यहाँ मान लीजिए ये आपका, ये हमने यहाँ बल लगाती, ये पकड़ने वाला होता है, यहाँ हमारा काम होता है। और जो आलम्ब होता है यानी जहाँ से ये जो आलम्ब होता है यानी बीच में, ठीक है, जहाँ वो मशीन का जो कार्य होता है वो बीच से ही होता है। यहाँ हम एफर्ट लगाते हैं, यहाँ हम बल लगाते हैं और बीच में क्या होता है, हमारा आलम्ब होता है और यहाँ पर हमारा काम होता है। तो या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो आ जाता है हैंड पंप, कील निकालने वाली हथौड़ी, जैसे कि अगर आपने हथौड़ी भी देखा होगा कील निकालने वाली, तो इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, यहाँ बीच में नुकीला होता है और यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एफर्ट, यानी हम यहाँ पर बल लगाते हैं, बीच में आलम्ब होता है और यहाँ पर हमारा साइड में काम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी बीच में क्या है, आलम्ब है। उसी प्रकार से अगर हम झूला की बात करें, आप देख सकते हो झूला दिया है, तो झूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पर बैठने वाला होता है ना, यहाँ पर इस तरीके से बैठने वाला होता है और यहाँ बीच में आलम्ब होता है, यहाँ हमारा काम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है, यह प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आता है। उसी प्रकार से जो आपका तुला होता है, तो जो तुला होता है वो किस प्रकार से होता है, वो इसी प्रकार से होता है ना, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर क्या होता है, आलम्ब होता है, यहाँ पर हमारा एफर्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा काम होता है। हम कुछ भी नापना होता है तो हम यहाँ से करते हैं। तो ये क्या होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। जैसे कि हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था, जो आपका प्लाश होता है, कैंची होता है, ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ क्या होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में, यानी जिन उत्तोलकों में भार, यानी भार आलम्ब तथा आयास के मध्य होता है, वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे तो देखिए फ्रेंड, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, जो हमारा भार होता है वो बीच में होता है, ठीक है। ये सिंपल आप याद कर लीजिएगा। हमने पहले वाले में देखा कि जो आलम्ब होता है वो बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के में जो भार होता है वो बीच में होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो हमारा एफर्ट होता है वो बीच में होता है। तो सबसे पहले द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में जानते हैं, यानी जिन उत्तोलकों में भार आलम्ब तथा आयास के मध्य में होता है, यानी जो भार होता है वो आलम्ब और आयास, ठीक है, आलम्ब और आयास के बीच में होता है भार, वो किस प्रकार के उत्तोलक में आता है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। जैसे कि पहिए वाली ट्राली, श्रौता, बोतल का ढक्कन खोलने वाला यंत्र और नाव की पतवार। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो फ्रेंड, जैसे कि नींबू का रस निकालने वाला, नींबू का जैसे रस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, भार को जो है क्या करते हैं, बीच में रख देते हैं, ठीक है, और साइड से हम एफर्ट लगाते हैं, तो क्या होता है, नींबू का रस निकलता है। उसी प्रकार से जो आपका स्क्रू ड्राइवर भी हो जाता है, ठीक है, किवाड़ हो गया, बॉक्स का ढक्कन हो गया, तो ये सभी क्या है, सरौता हो गया, ये सभी द्वितीय प्रकार के, यानी जो भार होता है हम बीच में रखा जाता है, ठीक। सिंपल आप सभी को यही याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलकों को उदाहरण सही समझाइए, जो कि बहुत ही, ये तो इजी है। जिन उत्तोलकों में आयास, यानी हम एफर्ट बीच में देते हैं और भार और आलम्ब के बीच में होता है, यानी जो आपका एफर्ट, जैसे कि हमने चिमटा को उदाहरण सबसे इजीली आप समझ सकते हो, जो चिमटा होता है, ठीक है, ये आपका चिमटा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आलम्ब यानी हम इधर उधर घुमा सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो बल लगता है, एफर्ट लगता है, वो बीच में लगता है, और जो हमारा काम होता है वो यहाँ होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यानी जब आप बीच में एफर्ट लगाते हो, बल लगाते हो, तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। जैसे अगर हम झाड़ू की बात करें, तो जो झाड़ू होता है, जैसे आप देख सकते हो झाड़ू, तो यहाँ पर हम पकड़ते हैं, लेकिन जो हमारा बल लगता है वो यहाँ पर लगता है, ठीक है, और काम यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बैट होता है, हम यहाँ पर क्या होता है, आलम्ब होता है, यानी हम इधर किधर भी घुमा सकते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका काम होता है, बट जो हमारा बल लगता है हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। तो ये जितने भी हो गए, यानी जो बल बीच में लगता है वो तृतीय प्रकार का, जहाँ भार बीच में हो वो द्वितीय प्रकार का, और जहाँ आलम्ब बीच में हो वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप आसानी के साथ बहुत ही क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो, जिन उत्तोलकों में आयास यानी जो एफर्ट है
है भार और आलम्ब के बीच होता है उसे हम तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिमटी, चाकू, फावड़ा, झाड़ू, सीढ़ी, ETC। क्लियर। अगला जो आपका प्रश्न है कि जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है मशीन के जो प्रकार है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमने उत्तोलक जाना था, पेच जाना था, झुका तल जाना था, घिरनी क्या होता है, पहिया और धुरी क्या होता है, ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए अगला जो 9वां आपका प्रश्न है कि स्थिर घिरनी तथा चल घिरनी में अंतर समझाइए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। स्थिर घिरनी एवं चल घिरनी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले स्थिर घिरनी, यानी स्थिर घिरनी में जो आलम्ब होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, आलम्ब यानी जो जैसे कि जो आपका कैंची होता है, मतलब कि जो किसी भी साइड बहुत ही आसानी से घूम सकता है। ठीक है, जो आलम्ब के कारण हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, है ना। तो आलम्ब क्या होता है, स्थिर रहता है। लेकिन जो चल घिरनी होता है उसमें जो आलम्ब होता है बहुत ज्यादा गति करता है। ठीक है, इधर उधर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आपका बैट होता है ना, तो जो बैट होता है हम किधर भी घुमा सकते हैं, इधर से उधर। लेकिन जो आपका मान लीजिए कैंची हो गया, तो उसमें जो आलम्ब होता है वो गति नहीं करता है, एक स्थान ही स्थिर रहता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक जगह पर जो आलम्ब है वो स्थिर है। उसी प्रकार जो चल घिरनी होता है वो चलनशील घिरनी में आलम्ब गतिशील करता है। इस घिरनी का उपयोग बल की दिशा में किया जाता है। ठीक है, और चलनशील घिरनी द्वारा भारी बोझ उठाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है। ठीक है, और देखिए तीसरा जो पॉइंट है, इस घिरनी का बेगा अनुपात जो होता है वो 1 होता है। यानी जो आपका स्थिर घिरनी होती है, ठीक है, जो आपका स्थिर घिरनी होती है उसका जो बेगा अनुपात होता है वो 1 होता है, और जो गतिशील घिरनी होती है उसका जो बेगा अनुपात होता है वो 2 होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि झुके तल का क्या कार्य होता है। तो झुके तल का क्या कार्य होता है, तो अल्प पारदर्शी यानी झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक पर चढ़ाने में आसानी होती है। झुका तल एक सरल मशीन की तरह कार्य करता है। मकानों में सीढ़ी, पहाड़ों पर घुमावदार सड़क झुके तल के अन्य उदाहरण हैं। तो ये आपके 4th लेसन के यानी सरल मशीन के पूरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 5th लेसन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो लूबी तथा सिकेविट्स ने वर्ष 1963 में कोशिका की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी। पारगम्य झिल्ली से परिबद्ध जैविक क्रिया की ऐसी इकाई जो अन्य जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में प्रजनन कर सकती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। अगर हम बात करें कोशिका की जो सिंपल हमने परिभाषा देखा था, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो कोशिका की सर्वप्रथम जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर जो कह रहा है कि लूबी तथा सिकेविट्स ने वर्ष 1963 में कोशिका की परिभाषा किसने दी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद कर सकते हो। यानी लूबी तथा सिकेविट्स ने वर्ष 1963 में कोशिका की परिभाषा दी, जो इस प्रकार है, जिसमें पारगम्य झिल्ली से परिबद्ध जैविक क्रिया की ऐसी इकाई जो अन्य जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में प्रजनन कर सकती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका के ऐसे बहुत सारे परिभाषा है जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। यानी हमने डिस्कस किया था कि मानव शरीर असंख्य छोटे छोटे जीवित इकाइयों से मिलकर बना है, और इन इकाइयों की हम क्या बोलते हैं, कोशिका या सेल कहते हैं। तो आप चाहे ये याद कर लो कि पारगम्य झिल्ली से परिबद्ध जैविक क्रिया की ऐसी इकाई जो अन्य जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में प्रजनन कर सकती है, उसे ही हम कोशिका कहते हैं। या आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मानव शरीर असंख्य छोटे छोटे जीवित इकाइयों से मिलकर बना है, और इन इकाइयों को हम कोशिका या सेल कहते हैं। जो कोशिकाएं क्या होती है, वो निर्जीव नहीं होती है, बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये क्या करती है, गति करती है, श्वास लेती है, अपना पोषण कर वृद्धि भी करती है, और व्यर्थ पदार्थों को
त्याग भी करती है और ये क्या करती है, जनन भी करती है। तो इस तरीके से सिंपल आप सभी को मैंने आसान भाषा में समझा दिया। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब चाहे आप ये एक लाइन याद कर सकते हो, अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है कि अपारगम्य झिल्ली से परिबद्ध जैविक क्रिया की ऐसी इकाई जो अन्य जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में प्रजनन कर सकती है। और ये क्या होती है, निर्जीव नहीं होती है, सजीव होती है, अपना पोषण वृद्धि करती है, जनन करती है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कोशिका में उपस्थित रिक्तिकाओं के कार्य लिखिए। तो यह कोशिका स्फीति को बनाए रखने में विशेष योगदान करती है। यह भंडारण के कार्य में भी सहायता करती है। थर्ड प्रश्न है कोशिका में विभाजन के अनुसार प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। फ्रेंड्स, हमने जाना था एक कोशिकीय में सबसे पहले क्या, तो अमीबा आया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि तंत्रिका उत्तक किन्हें कहते हैं, इनके कार्य बताइए। तंत्रिका उत्तक के अंत में केंद्रक होता है और ये कोशिकाएं उद्दीपन को ले जाने तथा ले आने का कार्य करती हैं। केंद्रक को न्यूरॉन कहते हैं और यह उत्तक त्वचा, मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में पाए जाते हैं। फिफ्थ प्रश्न है कि संयोजी उत्तक शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। संयोजी उत्तक संख्या में कम होते हैं और इनमें कोशिकीय द्रव्य अधिक पाया जाता है। एरिओलर रंग उत्तक संतुलन वशीय तथा कलीय होते हैं। यह मांसपेशी, त्वचा, कार्टिलेज तथा हड्डी के जोड़ने वाले स्थान पर पाए जाते हैं संयोजित उत्तक। अगला जो आपका प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, इसका कार्य बताइए। सबसे महत्वपूर्ण, तो आप सभी को पता है कोशिका का पावर हाउस जो हम बोलते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसका बाहरी आवरण दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसके भीतर आंतरिक सतह पर छोटे छोटे अंगुलीनुमा उभार दिखाई देते हैं जिन्हें किस्ट्री कहते हैं। यह कोशिका का श्वसन अंग है और यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। इसमें भोजन में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण की क्रिया में उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों का निर्माण है और यह ऊर्जा कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के काम में आती है। जैसे कि हमने देखा था कोशिकाओं के वर्गीकरण में, यानी जिसमें रक्त कोशिकाएं, पीसीय कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं और त्वचा या आच्छादक कोशिकाएं आते थे। ठीक, हमने जब लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्लास्टिडस किन्हें कहते हैं, इसके कार्य बताइए। तो प्लास्टिडस यानी प्लास्टिडस प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीव द्रव्य के बने चपटे एवं गोल आकार के होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में जगह जगह मिलते रहते हैं। इन्हें रंग के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आता है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स जस्ट अभी बताया, कोशिका की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति सामान्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कोशिका के कौन से भाग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कोशिका के भाग हरित लवक में होता है। तो फ्रेंड्स ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि लेसन 4 सरल मशीनें और लेसन 5 जो कि जीवों की संरचना से हमने कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस किए। अगर आप इसको याद करते हो तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।